हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग जीन पियाजे की जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, 4 स्टेजेस जो जीन पियाजे ने दी हैं उनको हम पढ़ेंगे। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वो बौद्धिक विकास तथा मानसिक विकास से संबंधित है। और इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में जो मानसिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटकर बताया है कि किस तरीके से जो है इन चारों अवस्थाओं में जो मानसिक डेवलपमेंट है या बौद्धिक विकास है जो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखें तो हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो पिछला वीडियो हमने पढ़ाया था उसमें जो है गलती से मिसप्रिंट हो गया था। ये पियाजे का जो जन्म है, इनका जन्म 9 अगस्त 1900 बल्कि नहीं, ये 1896 यानी 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो इसको आप, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आप इसको सही कर लेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को देखेंगे। इसमें देखिए, इन्होंने कहा कि जीन पियाजे ने जो है बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत प्रतिपादन किया है, यानी इन्होंने 4 स्टेजेस को बताया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 अवस्थाओं में बांटकर की है। आइए देखें कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था, इनकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो स्टेट लिखा है वो थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको स्टेज कर लेंगे। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। और चौथा औपचारिक संक्रिया की अवस्था यानी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम लोग दो दो अवस्था एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है इसमें हम शुरू की जो संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर जो स्टेज है, और दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरी और चौथी अवस्था को देखेंगे। तो आगे देखते हैं। इस सिद्धांत में निम्नांकित 4 प्रमुख पूर्व कल्पनाएं दी गई हैं जिनको जानना अत्यधिक आवश्यक है इनके सिद्धांत में। तो चलिए देखें वो पूर्व कल्पनाएं क्या हैं। हालांकि हम लोग पहले जो 8 कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी के बेस पे ये पूर्व कल्पनाएं हैं। चलिए देखें कि मानव शिशु, कह रहे हैं कि पहली जो पूर्व कल्पना है कि मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। अनुकूलन में हम लोग ने देखा था कि जो बालक है वो वातावरण के साथ सामंजस्य करने की कोशिश करता है, तो उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अतः जो व्यक्ति है वो अपने पहले का जो उसका ज्ञान है और जो उसको भी नवीन अनुभव जो होते हैं उनके मध्य क्या करता है, वो संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। उसी को हम क्या करते हैं, अनुकूलन कहते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो तो जो अनुकूलन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए क्या करता है, मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है तथा संबंधित एवं समन्वित ढंग से इस क्षमता को विकसित करने की कोशिश करता है। आगे देखें तो जब बालक के सामने कोई ऐसी घटना घटती है जिसे उसका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ होता, तो इससे उसमें क्या होता है, एक तरीके का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है जिसे वह आत्मसातकरण तथा समायोजन के माध्यम से संतुलित करता है। आत्मसातकरण तथा समायोजन भी हम लोग ने पढ़ा था। आत्मसातकरण क्या होता है बताइए। तो आत्मसातकरण जो है वो नवीन अनुभवों तथा जो पहले विद्यमान जो हमारी बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से होता है। ये हम लोग ने देखा था, यानी कोई कॉन्सेप्ट है जो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्टुअल वे तरीके से यानी इमेजेस तरीके से हमारे दिमाग में स्थापित हो जाए। और समायोजन क्या होता है, तो आगे की क्लास तक आपको पीछे जाके आप इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं कि जो साम्य धारण की प्रक्रिया है सिर्फ बालकों की गत अनुभूतियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उन्हें शारीरिक परिपक्वता के स्तर पर भी यानी उनके स्नायु मंडल, संवेदी अंग, पेशी अंगों के विकास पर ही निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो साम्य धारण भी हम लोग ने पढ़ा था, क्या प्रक्रिया थी, उसमें जो बालक की जो पहले की जो अनुभूतियाँ हैं, ये जो साम्य धारण की जो प्रक्रिया होती है बालकों में, वो केवल उनके पहले की अनुभूतियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी जो फिजिकल मैच्योरिटी होती है यानी जो शारीरिक परिपक्वता होती है उस पर भी क्या होती है, निर्भर करती है।
चौथा देखिए तो साम्य धारण का प्रभाव यह होता है कि बालक की जो संज्ञानात्मक संरचना अधिक विकसित हो जाती है, जिसके कारण संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं में उनका विकास समरेखित होता है। यानी ये जो विकास है वो कैसा होता है, समरेखित होता है। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था में जाते हुए होता है। यानी ये एक समरेखा में, एक रेखा में जो विकास होता है। आगे देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली अवस्था। पहली अवस्था जो है इनकी संवेदी पेशी अवस्था है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज इन्होंने कहा। इसकी अवधि जो है ये जन्म से 2 साल तक की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें कि जो अवधि है वो जन्म से 2 साल की होती है। यानी ये पेपर में ये अवधि से संबंधित क्वेश्चन और इसके जो अवस्थाओं में जो गुण क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें इनमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो प्लीज़ इसे बड़ी केयरफुली देखें और इस सिद्धांत को बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें था कि जो संवेदी पेशी अवस्था है इसकी जो अवधि है वो जन्म से 2 साल तक की होती है। इस अवस्था में शिशुओं में अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना और प्रायः उसे मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना आदि प्रमुख हैं। पियाजे ने बताया शिशुओं के बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास निम्नांकित 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। यानी इन्होंने जो पियाजे ने क्या बताया कि जो संवेदी पेशी अवस्था है इसमें 6 और उप अवस्थाएं होती हैं। तो आइए देखें कौन कौन सी उप अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था की बात करें तो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। तो ये जो होती हैं वो जन्म से 30 दिन तक की होती हैं। इसकी जो प्रतिवर्त क्रियाओं की जो अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 30 दिन तक की होती है। बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। अब प्रतिवर्त क्रियाएं क्या होती हैं ये आइए देख लेते हैं। देखिए प्रतिवर्त क्रिया यानी रिफ्लेक्स जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या होती है कि किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन के प्रति जन्मजात या बिना सोचे समझे होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। यानी ये क्या होती है कि इसमें जो है जो अचानक परिवर्तन के प्रति जो हमारी जन्मजात क्रिया होती है या फिर बिना सोचे समझे होने वाली जो अनुक्रिया को हम प्रतिवर्त क्रियाएं कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रतिवर्त क्रियाओं की जो अवस्था है इसमें बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। यानी वो या तो वो जन्मजात रूप से या फिर वो अचानक होती हैं, कोई सोची समझी क्रियाएं नहीं होती हैं। इन प्रतिवर्त क्रियाओं में बच्चा जैसे सकिंग यानी चूसने की प्रतिवर्त सबसे प्रबल होती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है वो माँ के दूध पर ही निर्भर करता है। तो उसमें ये प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है, ये क्रिया अधिक प्रबल होती है। आगे देखते हैं तो जो इसका दूसरा उप क्रियाएं जो अवस्था है वो है प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन। इसकी जो अवधि है वो 1 महीने से 4 महीने की है। इस अवस्था में शिशुओं में जो होती है प्रतिवर्त क्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं और एक दूसरे के साथ अधिक समान्वित हो जाती हैं। यानी इसमें जो बच्चा है वो प्रतिवर्त क्रियाएं तो करता है लेकिन साथ ही साथ उसको दोहराता है और बार बार जो है उनको करता है। इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर की जो प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं एवं उन्हें वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें दोहराई जाती हैं। यानी जो भी उनकी बच्चों की जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं 1 से 4 महीने की, उसको वो क्या करता है बार बार दोहराता है इस अवस्था में। आगे देखें तो तीसरी जो अवस्था है वो गौड़ वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था होती है, यानी स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन। इसमें जो है इस अवस्था की जो अवधि है वो 4 से 8 महीने की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पुलटने तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, ना कि अपने शरीर की प्रतिवर्त क्रियाओं पर। यानी इस अवस्था में जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसके अलावा जो बालक है वह जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उसे सुनने या करने में रोचक एवं मनोरंजक लगती हैं। आगे देखें तो जो चौथी स्टेज है वो गौड़ स्कीमेटो के समन्वय की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा की अवस्था है ये। इसकी जो अवधि है वो 8 महीने से 12 महीने की होती है। इस अवधि में बालक उद्देश्य तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे यदि किसी खिलौने को छिपा दिया जाता है तो वह उसके लिए वस्तु को इधर उधर हटाते हुए खोज जारी रखता है। इस अवधि में शिशु वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। यानी जो बड़े लोग करते हैं वो बच्चे भी उनको देखकर वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, यानी उनकी नकल करते हैं एक तरीके से। इस अवधि में शिशु जो स्कीमा सीखते हैं, स्कीमा हम लोग ने पढ़ा था उनके कॉन्सेप्ट में
कि स्कीमा क्या होता है, जिसको हम ऐसी कोई क्रिया जिसको हम अपने जीवन में जनरली यूज़ करते हो, यानी उसको जनरलाइजेशन जिस क्रिया को हम कर पाएँ। तो इस इन्होंने कहा कि इस अवधि में शिशु जो स्कीमा सीखते हैं उनका वे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण करना भी प्रारंभ कर देते हैं। आगे देखें तो जो पांचवी अवस्था है वो तृतीय वित्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था है, यानी स्टेज ऑफ टर्टेरियल सर्कुलर रिएक्शन। इसकी जो अवधि है वो 12 महीने से 18 महीने की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इसकी जो इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो किसने दी थी। आगे देखें तो इस अवस्था में उनका अपनी शारीरिक क्रियाओं में कुछ अभिरुचि कम हो जाती है और वे स्वयं कुछ वस्तु को लेकर प्रयोग करते हैं। बालकों में जो उत्सुकता अभिप्रेरक होती है वो क्या होता है, अधिक प्रबल हो जाता है तथा उनमें वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अभ्यास करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। आगे देखें तो जो छठी स्टेज है, लास्ट जो छठी उपावस्था है पहले सेंसरी मोटर स्टेज की, वो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। ये अंतिम उपावस्था होती है पहले स्टेज की। इसकी जो अवधि होती है वो 18 से महीने से 24 महीने तक की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में क्या करता है, चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ करता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती। इस गुण को वस्तु स्थायित्व का गुण कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो किस अवस्था में पियाजे ने बताया है। तो आप बताएंगे कि पहली अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। इसकी वस्तु स्थायित्व होता क्या है, आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। कह रहे हैं कि बालक 3-4 महीने की उम्र में यह सोचते थे कि जब कोई वस्तु उनके सामने होती है तब उसका अस्तित्व बना होता है, उनका परंतु अब उनका चिंतन अधिक वास्तविक हो जाता है और अब वह यह सोचता है कि जब वस्तु उसके सामने नहीं भी होती तो उसका अस्तित्व बना होता है। इसे ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं उनके सामने, जब छोटे होते हैं तो जब तक ये यही सोचते हैं कि हमारे सामने जो वस्तु है वो तभी तक होती है जब तक हम उसको देख पाते हैं, परंतु जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। जब तक वो हमारे सामने रहते हैं तभी तक उनका अस्तित्व नहीं होता, बल्कि हमारे सामने नहीं रहने पर भी वो उनका अस्तित्व होता है। तो ये जो है ये गुण वस्तु स्थायित्व का गुण कहलाता है। आगे देखें तो इनकी जो सेकंड स्टेज है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसकी अवधि जो है 2 से 7 साल तक की होती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है। इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा। आइए देखें कौन कौन से भागों में। तो इस अवस्था को जो है पियाजे ने 2 भागों में बांटा, यानी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जिसको हम प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और दूसरा अंतर्दर्शीय अवधि यानी इंटीट्यूटिव पीरियड। तो प्राक संप्रत्यात्मक का जो अवधि है उसका जो प्राक संप्रत्यात्मक जो अवधि इन्होंने बताई है, उसकी जो अवधि काल है यानी उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 से 4 साल का होता है। इस अवस्था में बालक में सूचकता विकसित हो जाती है, सिग्निफायर्स। और अंतर्दर्शी अवधि में 4 साल जो अवधि है वो 4 से 7 साल की होती है। बात करें अगर प्राक संप्रत्यात्मक अवधि की, तो इस अवस्था में बालक में सूचकता विकसित हो जाती है। तो सिग्निफायर्स क्या होता है आइए देखें। तो जो सूचकता होती है, अब देखिए इसकी पहली स्टेज हम देख रहे हैं, दूसरी जो स्टेज थी उसकी पहली स्टेज क्या है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि यानी प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। इसकी जो अवधि होती है 2 साल से 4 साल की होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, सूचकता विकसित कर लेते हैं। सूचकता का तात्पर्य क्या होता है ये जाने। तो सूचकता से तात्पर्य इस बात से होता है कि बालक यह समझने लगता है कि जो वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है, यानी ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं वो किसी वस्तु के लिए की जा रही हैं। 2 तरीके की सूचकताओं को इन्होंने बताया है। तो 2 तरीके की सूचकताओं में एक संकेत यानी सिंबल, दूसरा चिन्ह साइन को बताया है। देखिए साइन और सिंबल और साइन क्या है। तो सिंबल का तात्पर्य जो है किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम संकेत होता है। यानी ये जो संकेत होता है ये किसी भी बच्चे के माइंड में कोई ठोस एक वस्तु
मानसिक चिंतन का मतलब जो बच्चों के माइंड में किसी भी वस्तु की जो इमेज होती है वो बहुत ठोस होती है। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से देख सकते हैं। जैसे जब बालक अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है तब उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बनती है जो संकेत का उदाहरण है। यानी जब किसी बच्चे की माँ जो है आवाज़ लगाती है अपने बच्चे को, तो क्या होता है, बच्चा बड़े ध्यान से सुनता है। यानी उसको वो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है अपने माँ की। तो उसके माइंड में वो क्या होती है, वो एक ठोस वस्तु के रूप में इमेज स्टोर होती है। और वहीं चिन्ह की बात करें तो चिन्ह में वस्तु जिनका वे मानसिक चिंतन करते हैं कि इतनी अधिक सादृश्यता नहीं होती, यानी इसमें इतना अधिक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। चिन्ह में वस्तु या घटनाओं में एक अमूर्त चिंतन होता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है। आगे देखिए तो पियाजे ने संकेत तथा चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इस अवस्था में बालकों को इन सूचकता का अर्थ समझना होता है तथा साथ ही साथ उसे अपने चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग करना सिखाना होता है। इसे पियाजे ने लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी है। बालकों में जो लाक्षणिक कार्य जो है, अब ये लाक्षणिक कार्य क्या है कि बालकों मतलब कि बालकों को इन सूचकता का अर्थ समझना होता है तथा साथ ही साथ उसे अपने चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग करना सीखना होता है। इसी को इन्होंने लाक्षणिक कार्य कहा। और बालकों में लाक्षणिक कार्य को मूलतः दो तरीके की क्रियाओं द्वारा इन्होंने बताया है। लाक्षणिक कार्य में क्या होता है कि अनुकरण और खेल। अनुकरण में क्या होता है कि जो बालक है, इसमें क्या होता है, अनुकरण में बालक सूचकता को सीखता है। जाहिर सी बात है कि अनुकरण में बालक क्या करता है, सूचकता को सीखता है। जब माँ के फूल को फूल कहने का अनुकरण करता है तो वो धीरे धीरे फूल एवं उसके अर्थ को समझ जाता है। यानी कभी भी किसी मतलब बच्चे की माँ जब किसी मतलब फूल का उच्चारण करती हैं तो बच्चा भी क्या करता है, उनका अनुकरण करता है, फूल होने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वह फूल एवं उसके अर्थ को समझ जाता है। दूसरा देखें तो खेल। खेल जो है, खेल के माध्यम से भी बालक सूचकता के अर्थ को समझते हैं तथा उसका सही सही प्रयोग एवं चिंतन एवं क्रियाओं में करना सीखते हैं। आगे देखें तो पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन की दो परिसीमाएं भी बताई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जीववाद और आत्मकेंद्रिता पूछा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो आइए देखें क्या है जीववाद। यानी जीववाद एनिमिज्म, आत्मकेंद्रिता इकोसेंट्रिज्म। तो जीववाद में क्या है कि बालक जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। यानी जैसे बच्चे क्या होते हैं, उनके साथ कोई गुड़िया होती है तो गुड़िया को वो एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, यानी उसे वो जिंदा समझते हैं, सजीव समझते हैं। तो ये जो लक्षण है ये बच्चों के सेकेंड स्टेज में पियाजे ने बताया कि बच्चों में जीववाद होता है। बच्चे क्या करते हैं, बालक जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। वहीं आत्मकेंद्रिता की बात करें तो इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानते हैं। उसे कुछ इस तरीके का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की जो अधिकतर चीज़ें हैं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। आपने देखा होगा बच्चे सूरज के साथ साथ दौड़ते हैं, उनको लगता है कि जब हम दौड़ते हैं तो सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है। तो ऐसा जो है उनको ये ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उनमें आत्मकेंद्रिता होती है। अब देखिए आगे कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि वह तेज़ी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेज़ी से चलना प्रारंभ कर देता है। मम्मी पापा केवल उनके हैं और उन पर किसी और का अधिकार नहीं है, ऐसा बच्चे सोचते हैं। और सोचते हैं कि जैसे सारे खिलौने उन्हीं के लिए हैं। परंतु ये जो लक्षण है वो केवल एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। और जैसे 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 बालकों का जो संपर्क है वो अन्य बालकों एवं भाई बहनों के साथ बढ़ता जाता है तो उनके चिंतन में क्या होती है, आत्मकेंद्रिता की शिकायत कम होती जाती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने जीववाद और आत्मकेंद्रिता को पढ़ा। और इन्होंने जो है सेकंड स्टेज को दो भागों में बांटा था। दूसरा जो में जो उन्होंने बांटा है वो आत्मदर्शी अवधि है, यानी इंट्यूटिव पीरियड है। इसकी जो अवधि होती है वो 4 साल से 7 साल की है। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्कणा पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं जैसे जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग आदि में सम्मिलित होती हैं, उन्हें वह कर पाता है। परंतु इन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे जो छिपे नियम हैं उनको वो समझ नहीं पाता। आइए देखें, कह रहे हैं कि अंतर्दर्शी चिंतन इस प्रकार एक ऐसा चिंतन है जिसमें कोई क्रमबद्ध चिंतन नहीं होता। यानी जो अंतर्दर्शी चिंतन होता है वो एक प्रकार का ऐसा चिंतन होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। पियाजे ने अंतर्दर्शी चिंतन का एक दोष बताया है
और वह यह है कि इस उम्र के बालक में क्या होता है, पलटावी गुण नहीं होता। पलटावी गुण का तात्पर्य देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं कि दूसरे स्टेज में पूछा जाता है कि जो पलटावी गुण है वो किस अवस्था में होता है और किस अवस्था में नहीं होता है। तो हम बताएंगे कि जो पलटावी गुण है वो सेकंड स्टेज में होता है, बल्कि हमारे थर्ड स्टेज में पलटावी गुण जो होता है वो हमारे सेकंड स्टेज में नहीं होता बल्कि थर्ड स्टेज में होता है। तो आइए पलटावी गुण क्या होता है ये देख लें कि जैसे बालक या तो समझ जाता है कि 2 × 2 = 4, परंतु 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2 कैसे हुआ है यह समझ नहीं पाता, यानी वो उलट पुलट करके चीज़ों को नहीं कर पाता, वो सीधे सीधे चीज़ों को कर पाता है बल्कि उनमें उलट पुलट करने की क्षमता नहीं होती है। तो इस तरीके से इनमें जो है सेकंड स्टेज में पलटावी गुण नहीं होता है। आगे देखें तो आगे की देखिए ये क्लास बहुत लंबी हो जा रही है, तो इस क्लास में बस इतना ही 2 स्टेज हम इसमें कवर करेंगे। आगे की क्लास में तीसरे और चौथे स्टेज को भी हम देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।